कार्तिक ने उसकी पूरी डायरी पढ़ी और अपने आप से कहा, इस चालाक लड़की ने मुझे इमोशनल कर ही दिया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। ये सोचती है कि ये सब पढ़ने के बाद मैं उसे ढूंढूंगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। उसने वहां पर पड़ी रिपोर्ट्स को उठाया और कहा, घर वालों को इस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। मैं जब रिपोर्ट्स की सच्चाई घर वालों के सामने लाऊंगा तो उन्हें पता चलेगा कि वो लड़की कैसी थी। अपने आप से ही बातें करते हुए वो अपने रूम में चला गया। ये सब देखकर उसके मन में अनन्या के इसलिए और ज्यादा नफरत बढ़ गई थी। अगली सुबह होते ही उसने सबसे पहले देवेश को अपने रूम में बुलाया। उसके हाथ में कुछ फाइल्स देते हुए कहा, मुझे ये कुछ फेक रिपोर्ट्स हैं, तुम इसे डॉक्टर पुरुषोत्तम को दिखाना और उनसे फेक रिपोर्ट्स होने के प्रूफ भी लेकर आना। देवेश को नहीं पता था कि ये रिपोर्ट किसकी है और वो सुबह होते ही डॉक्टर पुरुषोत्तम से मिलने के लिए कार्तिक के दूसरे मेंशन में चला गया। सबसे पहले वो दादी से मिला। दादी बहुत खुश लग रही थी। वहां दादी को देखकर देवेश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उनसे मिलने के बाद वो डॉक्टर के पास गया। उसने वो फाइल डॉक्टर पुरुषोत्तम को दिखाई और उन्हें बताया कि बॉस इन रिपोर्ट्स के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं। और जब डॉक्टर पुरुषोत्तम एक एक करके उस फाइल की रिपोर्ट को देख रहे थे तो उनके चेहरे एक्सप्रेशन बदलने लगे। जब उन्होंने पूरी फाइल देख ली तो उन्होंने कहा, ये रिपोर्ट किसकी है? देवेश ने कहा, मुझे भी नहीं पता और बॉस ने बताया कि ये फेक रिपोर्ट है। पुरुषोत्तम ने कहा, तुम सच बोल रहे हो क्योंकि मुझे नहीं लगता ये फेक रिपोर्ट है। और हैरानी इस बात की है कि इतनी डीप रिपोर्ट आखिर बनाई किसने। बॉडी सेल्स के बारे में भी लिखा हुआ है और इस पेशेंट की बॉडी सेल्स बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है और उन्हें रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इसे एक ही बीमारी नहीं है, इस पेशेंट को बहुत ज्यादा नींद आती है और अगर ये एक दिन भी ना सोए तो इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। इतना ही नहीं, ये पेशेंट डिप्रेशन के हाई लेवल पर है। मैं मिस्टर कार्तिक से पूछता हूँ कि ये रिपोर्ट किसकी है। देवेश थोड़ा परेशान हो गया था। उसने कहा, डॉक्टर, ये रिपोर्ट जिसकी भी है, क्या उसे सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉ पुरुषोत्तम ने कहा, देवेश, क्या तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि मैंने अभी क्या बोला? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट की डेथ 2 महीने के अंदर हो जाएगी। तुम ये कह सकते हो कि वो पेशेंट धीरे धीरे मर रहा है। फिर उसने कार्तिक के पास फोन किया। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने कहा, मिस्टर शौर्य, क्या आप बता सकते हैं ये रिपोर्ट किसकी है? कार्तिक ने कहा, ये फेक रिपोर्ट है, बस आप मुझे इसका प्रूफ दे दीजिए। फिर डॉक्टर ने उसके बताया कि ये फेक रिपोर्ट नहीं है और उसे अच्छे से रिपोर्ट के बारे में समझाया और उसे ये भी बताया कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगले 2 महीने के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ये सुनकर कार्तिक को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि उसने जो सुना वो सच भी हो सकता है। ये सब सुनकर उसके मुंह से आवाज तक भी नहीं निकली। तभी डॉक्टर पुरुषोत्तम ने तेज आवाज में कहा, मिस्टर शौर्य, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कार्तिक अपने होश में आया। उसने कहा, डॉक्टर, आप कैसे कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट फेक नहीं है? फिर डॉक्टर पुरुषोत्तम ने उसे पूरी बात समझाई और ये भी कहा, मुझे नहीं लगता कि अब उस पेशेंट के बचने का कोई चांस है और इन फाइल्स में सभी तरह के टेस्ट हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि इस बीमारी की वजह क्या है। पर अगले 2 महीने में उसकी बॉडी सेल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। उनकी डेथ बहुत ही पेनफुल होगी। कार्तिक इस वक्त अपने ऑफिस में था और डॉक्टर पुरुषोत्तम की ये बातें सुनकर उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। वो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अनन्या के बारे में ये सब सुनकर वो डर गया था और वो काफी ज्यादा परेशान था। उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके शरीर से उसकी जान निकाल ली हो। वो कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। उसने डॉक्टर पुरुषोत्तम की कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। देवेश भी डॉक्टर पुरुषोत्तम की बात सुनकर ऑफिस के लिए निकल गया था। ऑफिस पहुंचकर वो सीधा कार्तिक के केबिन में गया। उसने देखा कि कार्तिक आंखें बंद करके चेयर पर लेटा हुआ है। उसने कहा, बॉस, क्या आप ठीक हैं? देवेश की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली, जो इस वक्त थोड़ी नम थी। उसने कहा, पता करो ये अनन्या कहाँ गई है और आखिर ये मुझसे चाहती क्या है। मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए कि इस वक्त वो कहाँ है, और जब वो मिल जाए तो उसे केएस के विला में लेकर आ जाना। देवेश ने सभी को इन्फॉर्म कर दिया था
और हर कोई अनन्या की तलाश में लग गया था। अनन्या को तलाश करते हुए कुछ दिन बीत गए, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अर्पिता का कुछ फेमस प्रोफेसर के साथ शेड्यूल फिक्स हो गया था, और जब वो उन प्रोफेसर से मिलने के लिए गई तो उन्होंने अर्पिता से कुछ सवाल पूछे कि आपकी इस प्रोजेक्ट में हेल्प किसने की और क्या इनके अलावा आपके पास खुद की और डिजाइन भी है। ये सुनकर अर्पिता ने अपने बैग से फाइल निकाली और उनके सामने रख दी। इस 1 से 1.5 महीने में उसने बहुत सारे डिजाइन तैयार किए थे। उसमें अनन्या ने उसकी हेल्प की थी, और जैसे जैसे वो सभी प्रोफेसर उन आर्किटेक्चर डिजाइन को देख रहे थे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और एक प्रोफेसर के माथे पर पसीना आ गया था। उन्होंने घबराते हुए कहा, क्या तुम बता सकती हो कि इन सब में तुम्हारी हेल्प किसने की? तभी अर्पिता कुछ सोचते हुए बोली, सर, वो मेरे बड़े भाई की फ्रेंड थी और अब वो वापस जा चुकी है। ये सुनकर प्रोफेसर ने कहा, क्या उनके बारे में तुम्हें कुछ पता है? वो कहां पर रहती है? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अगर वो आउट ऑफ कंट्री भी है तो तुम हमें बता सकती हो। ये सुनकर अर्पिता को थोड़ा दुख हुआ। उसने कहा, सर, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, और जब से वो घर छोड़कर गई है उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। एक प्रोफेसर ने कहा, वो घर छोड़कर चली गई, इसका क्या मतलब है? तभी अर्पिता ने कहा, सर, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसीलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन क्या मैं जान सकती हूं कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? तभी एक प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्किटेक्चर प्रोफेसर गाइड कर रही है तो तुम हमारे नीचे इंटर्नशिप क्यों ही करोगी? ये सुनकर अर्पिता ने कहा, सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। बस वो कभी कभी मेरी हेल्प कर देती थी और मुझे उनके सजेशन अच्छे लगते थे, इसलिए मैं उनकी हेल्प से डिजाइन तैयार करने लगी थी और उनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तभी एक प्रोफेसर ने कहा, वो एक डॉक्टर है, ये इम्पॉसिबल है। उसके डिजाइन सबसे ज्यादा यूनिक होते हैं और उसके बारे में कोई भले ही नहीं जानता हो, लेकिन सभी बड़े प्रोफेसर को उसके डिजाइन के बारे में अच्छे से पता है। यहां पर देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। और फिर वो एक एक करके सभी डिजाइन अर्पिता को दिखाने लगे, लेकिन हर किसी में उसके सिग्नेचर मार्क नहीं था। बस वो कभी कभी गलती से ही अपना सिग्नेचर मार्क डाल देती थी और उनको प्रोफेसर ने बड़ी आसानी से पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम सच में ब्रिलियंट स्टूडेंट को तभी तो तुम्हें उस प्रोफेसर की गाइडेंस मिली। मैं उसे एक बार मिला था जब वो 18 साल की थी। अब तो वो काफी बड़ी हो गई होगी और उसके डिजाइन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पसंद किए गए थे। तुम जानती हो, अमेरिका में रेड व्हील मास्टर टाउन का डिजाइन उन्होंने ही तैयार किया था, और ये पहली ऐसी बिल्डिंग बनी है जिससे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये सब अर्पित की समझ से बाहर था। उन्होंने कहा, सर, क्या आप मुझे इसके अलावा और कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जिससे मैं आपकी बातों पर भरोसा कर सकूं? तभी एक बूढ़े प्रोफेसर ने खड़े होकर सामने लगी रैक में से एक फाइल निकाली और फिर प्रोफेसर ने अर्पिता के सामने उसे ओपन किया और वो अर्पिता के उन डिजाइन्स को दिखाने लगे। सभी डिजाइन एक से बढ़कर एक थे, लेकिन अर्पिता भी उन्हें देखकर हैरान थी, क्योंकि इन डिजाइन में अनन्या के डिजाइन्स की झलक देखी जा सकती थी। और सबसे हैरान करने वाला था AA का सिग्नेचर मार्क, जिसने अर्पिता के होश उड़ा दिए थे। उसके सामने एक तरफ उसका डिजाइन था जो अनन्या ने तैयार किया था, और दूसरी तरफ प्रोफेसर के द्वारा दिखाया गया डिजाइन था। दोनों में बिल्कुल सेम सिग्नेचर मार्क थे। अर्पिता आंखें फाड़े उन डिजाइन को देख रही थी। प्रोफेसर ने कहा, वो भी इस कंपटीशन की विनर बनी थी, लेकिन उसने इंटर्नशिप के लिए मना कर दिया, और जिसकी वजह से सभी प्रोफेसर नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उस लड़की ने उनकी डिसरिस्पेक्ट की है और इस बात के लिए उसे कॉलेज से निकाला जाने लगा। लेकिन उसने कॉलेज के प्रोफेसर से कहा कि उसने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। उसके पास ना ही इतना टाइम है कि वह इंटर्नशिप कर सके, और उसे नहीं लगता कि उसे इंटर्नशिप की जरूरत है। मुझे सुनकर प्रोफेसर्स ने डिसाइड किया कि वह उसका टेस्ट लेंगे, और मैं तो उसे इतना नाराज था कि मैं उसे एक कंपटीशन के लिए चैलेंज दे दिया। और हैरानी तो तब हुई जब उसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमारे बीच कंपटीशन हुआ। सभी बड़े प्रोफेसर उसे कंपटीशन में जज बनकर आए।
और उन्हें सिर्फ 2 डिजाइन दिखाए गए। उन्हें यह बताना था कि इनमें से बेस्ट डिजाइन कौन सा है। सभी ने उस लड़की के डिजाइन को ही बेस्ट बताया और उस दिन भी उसे हमारी कंट्री के बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड दिया गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी और 2 साल बाद ही वह पूरे वर्ल्ड की बेस्ट आर्किटेक्चर बन गई। यहां से ग्रेजुएट होने के बाद हमने कभी भी उसे नहीं देखा और यह डिजाइन तभी की है। ये सब सुनकर अर्पिता हैरान हो गई थी। उसने नहीं सोचा था कि अनन्या ने सभी बड़े प्रोफेसर्स को चैलेंज किया था और वह जीत भी गई। और पिता ने कहा, आपको उनका नाम तो पता ही होगा। प्रोफेसर ने कहा, वैसे तो उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर लोग उसे आर्किटेक्चर क्वीन कहते थे। लेकिन उसने अपने सिग्नेचर मार्क में डबल ए क्यों बनाया, ये हम में से किसी को भी नहीं पता। अर्पिता को बहुत दुख हुआ कि वह इतनी बड़ी डिजाइनर के साथ ही और वह उसे पहचान नहीं पाई। उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने नहीं सोचा था कि उसकी अनन्या भाभी इतनी बड़ी आर्किटेक्चर डिजाइनर है। और शुरुआत में तो उसने अनन्या की इंसल्ट की थी, लेकिन वह तो कॉलेज टाइम में ही कंट्री की बेस्ट डिजाइनर बन चुकी थी। उसे इन सब के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन अब वह क्या कर सकती थी। तभी प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम उनसे ही गाइडेंस लेना चाहती हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम्हें कभी भी हम में से किसी की हेल्प चाहिए तो तुम हम तीनों का कांटेक्ट नंबर ले लो। जब भी तुम्हारा इंटर्नशिप करने का मन हो हमें बता देना। अर्पिता ने कहा, थैंक यू सर। और फिर उसने तीनों का कांटेक्ट नंबर ले लिया। उसने यह भी कहा कि सर, मैं बहुत जल्द आपको बता दूंगी कि मुझे आप लोगों से इंटर्नशिप लेनी है या नहीं। उसके बाद वह वहां से चली गई, लेकिन उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हुआ। जब वह घर पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। सुप्रिया, जो हॉल में उदास बैठी हुई थी, उसने जब अर्पिता को आते हुए देखा तो कहा, प्रोफेसर के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? अर्पिता ने कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने रूम में चली गई। रूम में जाने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। वह बहुत ज्यादा दुखी थी और वह इस बारे में किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वहीं के एस के आदमी हर जगह अनन्या की तलाश कर रहे थे, लेकिन वह उन्हें कहीं भी नहीं मिली। यहां तक कि किसी को उसकी इंफॉर्मेशन तक भी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह फिर से इस दुनिया से गायब हो गई है। इन कुछ दिनों में कार्तिक का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसने घर आना भी बंद कर दिया था और वह अपने विला पर ही रहने लगा था। वहीं आरव भी असमंजस में था कि क्या सच में अनिका भाभी की वजह से उसके मॉम डैड की डेथ हुई थी, पर इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। सभी घरवाले उदास रहने लगे थे। अग्निवेश, शौर्य इस मैटर में कार्तिक से बात करना चाहते थे, लेकिन वह भी हर बार यह सोचकर रुक जाते थे कि वह कार्तिक से क्या बात करेंगे। कुछ लोगों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। उन आदमियों ने कहा, तुझे ये सोचकर डर नहीं लग रहा कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं? उसे आदमी ने कहा, मैं इतने सालों से जिस आदमी के साथ हूं, उसे देखकर एक बार के लिए यमराज भी डर जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे डर लगेगा? ये सुनकर वो आदमी हंसने लगे। उन्होंने कहा, अभी तुझे पता लगेगा कि डर क्या होता है। तभी उनके बीच में फंसे आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो अच्छे से पता है कि डर क्या होता है, लेकिन अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि डर होता कैसा है। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अच्छा तो हमको बच्चे समझ रहा है, क्या हमें नहीं पता डर कैसा होता है? अभी जब मैं तुम्हारी जुबान खींचकर उसे अपने तेज धार चाकू से कटूंगा तो तुझे पता लगेगा कि डर क्या होता है। ये सुनकर उनके बीच में फंसा हुआ आदमी हंसने लगा। उसने कहा, अभी सालों तुम मेरी जुबान काटोगे तो मैं वो डोर दिखाई दे रहा है। तभी एक बोला, हाँ दिखाई दे रहा है तो क्या? तभी उनके बीच फंसे हुए आदमी ने कहा, कुछ देर में वो बड़ा सा दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुलेगा और फिर उसे दरवाजे से तुम्हें मृत्यु के साक्षात दर्शन होंगे, जो कदम बढ़ाते हुए तुम्हारी तरफ बढ़ेगी। फिर उन्हें में से एक आदमी हंसता हुआ बोला, अच्छा और वो मृत्यु दिखाई कैसी देती है? वो लड़का है या लड़की? अगर लड़की हुई तो मैं तो खुद मृत्यु को गले लगा लूंगा। ये सुनकर घुटनों पर बैठे आदमी ने कहा,
ये तो तुम्हें अगले 1 मिनट बाद पता चल जाएगा कि वो दिखने में कैसी है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसे देखकर तुम्हारी जान हलक में नहीं आ गई तो मेरा नाम भी समर्थ नहीं। ये सुनकर वो 15 से 20 आदमी हंसने लगे। तभी उनका लीडर खड़े होकर वहां पर आ गया। अबे साले, मैं इतनी देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं और तेरी इस बकवास को सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया है। तू 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकता। चल, मैं भी दिया तुझे 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट खत्म होते ही मैं खुद अपने तेजधार चाकू से तेरी जान ले लूंगा। ये सुनकर समर्थ हंसने लगा। उसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। वहां पर लगी एक बड़ी सी घड़ी की टक टक की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड बाद एक आदमी ने कहा, बोस 10 सेकंड रह गए, बोस 5 सेकंड रह गए। तभी एक और आदमी ने कहा, बोस टाइम खत्म। यह सुनकर उनका लीडर हंसने लगा और उसने कहा, हो गए मृत्यु के दर्शन, अब मैं तुझे मृत्यु के दर्शन करता हूं। इतना कहकर उसने अपना तेज धार खंजर उठाया और समर्थ की तरफ बढ़ गया। तभी एक जोरदार आवाज के साथ वो बड़ा सा दरवाजा खुल गया। ये देखकर एक पल के लिए सभी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ और वो सभी सतर्क हो गए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि एक ब्लैक सूट पहने आदमी जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, अकेला वहां पर आया था और वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर वो सभी जोर जोर से हंसने लगे। लीडर ने कहा, अबे साले, तू तो कह रहा था उसे दरवाजे से मृत्यु अंदर आएगी, क्या यही है वो मृत्यु? क्या? तो इसी के दर्शन की बात कर रहा था। अभी उसने इतना ही बोला था कि एक तेजधार ब्लड स्टार घूमता हुआ उसके सामने से बहुत ही स्पीड में निकला और जिस आदमी ने समर्थ को पकड़ा हुआ था वो उसकी गर्दन को काटते हुए निकल गया। ये देखकर सभी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसकी गर्दन से खून की धार बह निकली थी। लीडर के भी हाथ कांपने लगे थे, लेकिन एक ही पल में वो होश में आ गया था और उसने गुस्से में कहा, मार डालो इस आदमी को। और उसके सभी आदमी उस आते हुए शख्स की तरफ दौड़ पड़े। कुछ लोगों पर गन्स भी थी, लेकिन वो सभी बुलेट नहीं चल पाए, क्योंकि वहां पर उनके आदमियों को भी बुलेट लगने का खतरा था। लेकिन तभी उसे ब्लैक सूट वाले शख्स ने अपने पीछे से 2 गन्स निकाली और उन आदमियों पर फायर शुरू कर दिया। उसकी बुलेट चलाने की स्पीड के साथ साथ दौड़ने की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और कोई भी उसके करीब नहीं जा पा रहा था। कुछ ही देर में वहां लोगों की डेड बॉडी गिरने लगी। देखते ही देखते लाशों का ढेर लग गया। लीडर ने कहा, तुम एक आदमी तक को नहीं संभाल पा रहे, इसे जान से मार डालो। क्या तुम्हारे हाथ में गन्स नहीं है? लेकिन जो भी उस शख्स पर फायर करने की कोशिश करता, उससे पहले ही उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती। और जैसे ही उसे शख्स की बुलेट्स खत्म हुई तो लीडर ने कहा, अब इसे छोड़ना मत। इतने में ही उस शख्स ने अपने दोनों हाथों में शार्प नाइफ पकड़ लिए थे और वो तेजी से बचे हुए लोगों की तरफ दौड़ पड़ा। लीडर ने समर्थ की तरफ इशारा करते हुए अपने आदमियों से कहा, पहले इस आदमी को खत्म करो। उसका ऑर्डर सुनते ही 2 आदमी समर्थ की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे, उनके चीखने की आवाज उस जगह पर गूंज उठी, क्योंकि उन दोनों के एक एक हाथ उनके शरीर से गायब थे और किसी को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। वहां चारों तरफ खून पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वो लीडर डर से कांपने लगा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका एक एक आदमी बेरहमी से मर रहा था। इतना भयानक दिल से देखकर वो अंदर से कांप गया था। तभी उसे समर्थ की आवाज सुनाई दी, क्यों हो गए मृत्यु के दर्शन? मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि तुम लोग गलती कर रहे हो। अब वो लीडर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसने जल्दी से समर्थ के पास जाकर उसके हाथ खोले और कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तभी समर्थ ने कहा, तुमसे किसने कहा था मुझ पर अटैक करने के लिए? ये सुनकर लीडर ने कहा, अगर मैंने उनका नाम बता दिया तो वे लोग मेरी फैमिली के साथ साथ मुझे भी खत्म कर देंगे। ये सुनकर समर्थ जोर जोर से हंसने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, मैं इस वक्त उन्हीं लोगों को खत्म करके आ रहा हूं। ये सुनते ही लीडर के होश उड़ गए। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। वो बोल, क्या तुमने सच में उन लोगों को मार दिया है? उसकी बात सुनकर उस शख्स ने कहा, तुम उन्हीं से ऊपर जाकर पूछ लेना। और इतना बोलने के बाद उसने अपना नाइफ उस लीडर के सीने में घुसा दिया। वो लीडर दर्द से चीख पड़ा। तभी समर्थ ने कहा, बॉस इसे छोड़ दो,
वैसे भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो शख्स के एस था और अब वो पहले से बहुत ज्यादा डेंजर हो गया था। उसने समर्थ से कहा, अब तो ये इसकी किस्मत है कि ये बच पाएगा या नहीं। इतना कहकर वो समर्थ के साथ वहां से जाने लगा। तभी उसे लीडर ने दर्द से करहाते हुए कहा, तुम कौन हो? समर्थ ने कहा, तुम बेवकूफ हो जो कि तुमने केएस बारे में पता किए बिना उसके आदमी को उठाने की हिम्मत की। ये सुनकर तो उसके मुंह से करहाने की आवाज तक बंद हो गई। उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी गलती करेगा। उसने अपने आप से ही कहा, मैं बेवकूफ था जो उन लोगों की बातों में आ गया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे सीने पर लगा लिया। फिर वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा। इस वक्त उसका कोई भी आदमी जिंदा नहीं था। उसकी पूरी गैंग उसके सामने खत्म हो गई थी। केएस समर्थ के साथ अपने मेंशन पहुंचा। वहां पर देवेश और प्रीतम दोनों ही उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने केएस के कपड़े ब्लड में देखे तो वो समझ गए थे कि क्या हुआ होगा। केएस वहां पर आने के बाद सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद देवेश ने कहा, बॉस का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। एक वो लड़की ही थी जिसने उनको बदल दिया था, लेकिन अब तो वो इतनी डेंजर हो गए हैं कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती उनके सामने खड़े होने की। सामर्थ ने कहा, तुम्हें पता है आज उन्होंने 25 आदमियों को एक ही झटके में ऊपर पहुंचा दिया था और ऐसा इन 5 सालों में बहुत बार हो चुका है। क्या सच में वो लड़की आप इस दुनिया में नहीं है? तभी देवेश ने कहा, आज पूरे 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में मैंने लेडी बॉस को कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। समर्थ ने कहा, उसने सच में वो कर दिखाया था जो कोई नहीं कर सकता था। तुम्हें याद है ना केएस कैसे इस दुनिया से दूर हो गए थे? किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से लेडी बॉस इन्हें छोड़कर गई है ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। इन्होंने कितने ही माफिया गैंग्स को खत्म कर दिया है। देवेश ने कहा, और मुझे नहीं लगता कि अब ये कभी भी बदलेंगे। तुम्हें पता है अब ये शौर्य मेंशन भी बहुत कम जाते हैं। अधिकतर ये केएस के गेटअप में ही रहते हैं। समर्थ ने कहा, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला? कोई तो ऐसी जगह होगी जो उन्हें पसंद होगी। देवेश ने कहा, मुझे तो यह भी भरोसा नहीं है कि वो इस दुनिया में जिंदा भी हैं, क्योंकि उन्हें जो बीमारी थी उससे उनकी डेथ 2 महीने में हो जानी थी, लेकिन बॉस ने आज तक उन्हें ढूंढना नहीं छोड़ा। इस वजह से हम भी उनकी तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में हम उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे? खुद हमारे देश में ऐसी ऐसी जगह है जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। समर्थ ने कहा, अगर वो जिंदा हुई तो ही हमारे बॉस पहले की तरह बदल सकते हैं। बस वो कैसे भी वापस आ जाए, नहीं तो ये डेविल किसी दिन पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगा। ना ही ये किसी से ज्यादा बोलते हैं और ना ही ये किसी की सुनते हैं। मुझे तो गुस्सा है इस बात का है कि अभी तक इन्होंने शर्मा फैमिली के साथ कुछ नहीं किया। शर्मा फैमिली का नाम सुनते ही देवेश को गुस्सा आ गया। उसने कहा, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी फैमिली उनके सपोर्ट में खड़ी है और आज तक किसी को भी उस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब वो शर्मा फैमिली को हर तरह से सपोर्ट कर रही है। इस बारे में मुझे जानकारी निकालनी ही होगी। समर्थ ने कहा, तुम चंद्रा फैमिली की बात कर रहे हो ना? उन्हें द रॉयल्स भी कहा जाता है और किसी को भी उनकी पावर का अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर वो शर्मा फैमिली की सपोर्ट में क्यों आए? देवेश ने कहा, ये बात मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम जब भी शर्मा फैमिली को फाइनेंशियली बर्बाद करने की कोशिश करते हैं तभी वो एलिट फैमिली बीच में आ जाती है, और इतनी बड़ी फैमिली से टकराने का मतलब यही है कि हमें भी काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये बात मैंने अभी तक बॉस को भी नहीं बताई। तुम तो जानते हो उनका गुस्सा कैसा है। प्रीतम ने कहा, यार तुम दोनों कुछ भी करो, लेकिन बॉस को पहले जैसा कर दो। इन 6 सालों में मैंने उनके चेहरे पर एक बार भी मुस्कुराहट नहीं देखी है। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि इतनी देर में केएस कपड़े बदलकर उनके पास आ गया। उसने वहां से निकलते हुए देवेश से कहा, आज हम शौर्य मेंशन जा रहे हैं। ये सुनकर देवेश को हैरानी हुई, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो शौर्य मेंशन नहीं गया था और इन 6 सालों में वो बहुत कम ही शौर्य मेंशन गया था। देवेश ने चलते हुए कहा, बॉस, शौर्य मेंशन में कुछ हुआ है।
लेकिन कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। इस वक्त वो कार्तिक के गेटअप में था। वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। बांग्लादेश से सटे हुए भारत की सीमा पर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ जंगल होने की वजह से इस गांव तक कोई भी सेवा अच्छे से नहीं पहुंच पाती थी। यहाँ के बच्चे अनपढ़ ही रह जाते थे और ना ही वो शहर जा पाए थे और इनका जीवन कई सालों से ऐसे ही गुजर रहा था। लेकिन इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। उनके बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए थे और ये सब एक लड़की की वजह से हुआ था। वहां एक छोटी सी पाठशाला बनाई गई थी जिसे बनाने के लिए वहां के पेड़ और पेड़ों की छाल का यूज किया गया था। 6 साल पहले तक उसे गांव में ना ही बिजली थी और उन्हें पानी के लिए भी दूर नदी तक जाना पड़ता था। लेकिन इन 6 सालों में उस लड़की ने उस गांव को पूरी तरह से बदल दिया। उसने गांव वालों की हेल्प से डिजाइन तैयार करके सबसे पहले पानी की समस्या को दूर किया और उसके बाद उसने पेड़ों के बड़े बड़े तनों से एक विंड टरबाइन बनाया। और इस टरबाइन को बनाने के लिए अनन्या ने शहर जाकर कबाड़े में से कुछ जरूरी चीजें ली और फिर उसने खुद ही बैटरीज बनाई जो उसे टरबाइन से कनेक्ट की गई थी। और फिर नेचुरल हवा से टरबाइन घूमता था। और एक टरबाइन उसने नदी में बनाया था। उसे 2 फायदे थे। एक तो वो पानी के भाव की वजह से घूमता था और घूमने की वजह से उसमें लगी बड़े बड़े डब्बे में पानी इकट्ठा होता था और घूमते हुए वो पानी पेड़ों से बने हुए नलियों में छोड़ दिया जाता था। रात होते ही वो छोटा सा गांव लाइटों से जगमगा होता था। इन 6 सालों में उसे गांव के बच्चे काफी कुछ सीख गए थे। अब वो अनपढ़ नहीं थे। शहर में लोगों से बात करने में उन्हें डर लगता था, लेकिन अब वो शहर जाकर अपने काम की जरूरी चीज ला भी सकते थे और जंगलों में पाई जाने वाली जरूरी वस्तुओं को बेचकर वो अपना गुजारा कर लेते थे। और ये सब पॉसिबल हो पाया था उसे लड़की की वजह से जो 6 साल पहले उस गांव में आई थी। वो अनन्या थी। तभी एक बूढ़ी औरत ने चिल्लाते हुए कहा, अनन्या बेटी, ये तुम्हारा छोटा शैतान मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। आज तुम इसकी भी क्लास लगाओ। तभी अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि काकी, बस थोड़ी सी देर में इन बच्चों की क्लास खत्म होने वाली है, फिर मैं इसकी क्लास लगती हूँ। तभी एक प्यारी सी आवाज उसके कानों में सुनाई दी, मामा, क्या आप अपने क्यूट से बच्चे पर हाथ उठा सकते हो? उसकी आवाज सुनते ही अनन्या का दिखावटी गुस्सा गायब हो गया। जब अनन्या ने उस छोटे से बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई और उसका दिखावटी गुस्सा भी गायब हो गया। अनन्या ने जाकर उस छोटे बच्चों का कान पकड़ते हुए कहा, रुद्र, तुम बहुत ज्यादा शरारती हो गए हो। रुद्र ने अपनी छोटी छोटी आंखें झपकाते हुए कहा, मॉम, क्या आपको यह छोटा सा बच्चा शरारती लगता है? अनन्या ने कहा, अच्छा तुम छोटे से बच्चे हो, तुम छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो, और तुमसे किसने कहा था पेड़ पर चढ़ने के लिए तुम्हें चोट लग जाती तो? तभी उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, मोम, ऋत्विक भाई मुझे पेड़ पर चढ़ना सिखा रहे थे। ऋत्विक जो उसकी क्लास लगते देख रहा था एकदम से बोला, टीचर ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी रुद्र बोला, भैया आप झूठ बोल रहे हो, क्या आपने नहीं कहा था कि पेड़ पर चढ़ने से स्ट्रांग बनते हैं? आपने ही तो कहा था कि तुम्हें भी स्ट्रांग बनने के लिए पेड़ पर चढ़ना सीखना होगा। तभी ऋत्विक बोला, टीचर इसने आपको पूरी बात नहीं बताई। तभी अनन्या ने कहा, तुम चुप करो, क्या तुमने सच में बोला था कि ये पेड़ पर चढ़कर स्ट्रांग बन सकता है? ऋत्विक बिल्कुल चुप हो गया, फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। अनन्या ने कहा, तुम दोनों ही शरारती हो, क्या जरूरत थी इससे ये सब बोलने की? तुम्हें पता नहीं है ये कितना पागल है। तभी रुद्र ने इनोसेंट फेस बनाकर कहा, मम्मा आपने मुझे पागल कहा। अनन्या ने कहा, तुम्हारे ये ड्रामे मेरे सामने नहीं चलेंगे। दरअसल अनन्या की वजह से उसका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और वो लोमड़ी की तरह चालक था। अनन्या के शरीर में जो जानवरों के जीन्स थे वो सभी क्वालिटीज उसमें भी जन्म के साथ आई थी। अनन्या ने कहा, रुद्र मैं तुम्हें डांट नहीं रही, लेकिन अगर सच में तुम्हें चोट लग जाती तो तुम्हारी मॉम का क्या होता? तभी रुद्र ने कहा, मोम मुझे कुछ नहीं होगा और मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा। अनन्या उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। उसने कहा, तुम सच में मुझे प्रोटेक्ट करोगे?
रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया। अनन्या ने कहा, चलो तुम्हारे क्लास का वक्त हो गया है। दरअसल अनन्या की वजह से वहां के अनपढ़ बच्चे काफी कुछ सीख गए थे और अब उन्हें कोई भी बेवकूफ नहीं बन सकता था। वहां के लोगों को भी अनन्या ने बहुत कुछ सिखा दिया था और अनन्या उन सब की लाडली थी। अब वो शहर के शोर शराबे और पोल्यूशन से दूर 6 सालों से अपनी फ्री लाइफ जी रही थी। उसके जीने का सहारा था रुद्र, जिसे बचाने के लिए उसने अपनी की जान लगा दी। लेकिन आज के दौर में उस छोटे से गांव में भी कैसे शांति हो सकती थी, क्योंकि एक बड़े बिल्डर को गवर्नमेंट ने वो सरकारी जगह लीज पर दे दी थी और सरकारी दस्तावेजों में उस गांव के लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए ही वहां तक कभी कोई सुविधा नहीं पहुंचाई गई और कोई भी गवर्नमेंट आती तो वो ये सोचकर उन लोगों के लिए कुछ नहीं करते थे, क्योंकि वो गांव सभी शहरों और कस्बों से कटा हुआ था। आज जब अनन्या ने अपनी क्लास खत्म की तो वहां पर कुछ गाड़ियां आती हुई दिखाई दी। आज तक इस गांव में कभी कोई नहीं आया था। आज ऐसा पहली बार था कि इतनी बड़ी गाड़ियां वहां पर आईं। अनन्या और गांव वाले सभी अपने झोपड़ियां से बाहर निकल आए। तभी उन गाड़ियों में से गन्स पकड़े कुछ बॉडीगार्ड बाहर आए और फिर एक बड़ा बिजनेसमैन सूट बूट पहने, जिसका नाम धैर्य राठौर था। उसके साथ जारा अरोड़ा भी थी। ये बिजनेस अरोड़ा फैमिली और राठौर फैमिली मिलकर करने वाली थी और उसके साथ साथ उनके साथ पुलिस की गाड़ियां भी थीं। उन सभी को देखकर गांव वाले थोड़ा घबरा गए थे। तभी एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने आगे आकर कहा, आप सभी गांव वालों को ये जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और आप ऐसे ही इस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकते। ये सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी एक लड़का सामने आकर बोला, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? हम सदियों से यहाँ रहते आए हैं, ये हमारा घर है और तुम कह रहे हो कि हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। ये सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, यहाँ रहकर तुम जंगल को गंदा कर रहे हो और जंगल सरकार की प्रॉपर्टी होती है, उसे पर किसी का अधिकार नहीं होता। तभी पीछे से अनन्या आते हुए बोली, शायद आप फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को भूल गए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज को नहीं निकाल सकती। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस बेस पर इन गांव वालों को यहां से निकलने के लिए आए हैं? ये सुनकर एक पल के लिए वो ऑफिसर चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि यहां पर कोई पढ़ी लिखी भी होगी। तभी पीछे से धैर्य राठौर ने कहा, लगता है तुम थोड़ी एजुकेटेड हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें गवर्नमेंट लीज पर दे देती है ताकि देश की जीडीपी को बढ़ाया जा सके। तभी अनन्या ने कहा, मुझे उसके बारे में भी पता है। धैर्य राठौर ने कहा, अगर गवर्नमेंट इस तरह की डील करती है तो वहां की ट्राइबल कम्युनिटी को जगह खाली करनी पड़ती है। यह सुनकर अनन्या ने हंसते हुए कहा, मिस्टर, लगता है आपने ध्यान से सुना नहीं मैंने क्या कहा, और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो आप फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 अच्छे से पढ़ लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही थी। ये सुनकर धैर्य राठौर को गुस्सा आया और उसने कहा, दिखने में तुम जितनी ब्यूटीफुल हो उतनी चालक भी तो तुम ही बताओ, तुम क्या चाहती हो? तभी अनन्या ने कहा, मैं इतना चाहती हूं कि आप सभी यहां से चले जाएं। ये सुनकर धैर्य राठौर के साइड में खड़ी जारा अरोड़ा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। एक तो उसे धैर्य राठौर की बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उसने उस लड़की को ब्यूटीफुल कहा था। जारा अरोड़ा ने कहा, धैर्य, तुम इसकी बात पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? ऑफिसर, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो इन्हें अरेस्ट कर लो। तभी अनन्या ने हंसते हुए कहा, और ये ऑफिसर मुझे किस ऑफेंस में अरेस्ट करेगा, क्या मैं जान सकती हूं? तभी ऑफिसर ने कहा, वो तुम हम पर छोड़ दो, और उसने कुछ पुलिस वालों को इशारा किया। तभी अनन्या ने कहा, मुझे अरेस्ट इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। ये सुनकर सभी लोग एक पल के लिए सोच में पड़ गए थे, लेकिन तभी अनन्या ने कहा, इतना हैरान होने की बात नहीं है। पहली बात तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, और दूसरी बात, तुम अगर मुझे अरेस्ट करना ही चाहते हो तो तुम्हारे साथ कोई भी लेडी कांस्टेबल नहीं है। ऑफिसर ने धैर्य के पास जाकर कहा, सर, ये लड़की कुछ ज्यादा ही लॉ जानती है, हमें क्या करना चाहिए? धैर्य राठौर ने कहा, तुम इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो?
इसे अरेस्ट करो और यहाँ से ले चलो। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। ये सभी गांव के लोग अनपढ़ हैं और उन्हें इसकी बातें कहाँ समझ में आई होगी। ऑफिसर ने धैर्य राठौर का आर्डर मानते हुए अपने कांस्टेबल को इशारा किया। तभी 2 कांस्टेबल ने अनन्या को पकड़ लिया और ये देखकर गांव वाले डर गए थे। लेकिन अनन्या ने कहा, तुम सभी सुख शांति में अपनी लाइफ जी रहे हो, लेकिन अगर इन्होंने तुम्हें यहां से निकाल दिया तो तुम कहां जाओगे? कुछ ही दिनों बाद ये लोग तुम्हारे ऊपर बांग्लादेशी का टैग लगा देंगे, फिर तुम पूरी जिंदगी जेल में रहोगे। इसलिए इनके आगे झुकना मत। उसके इन बातों को सुनकर धैर्य राठौर को गुस्सा आया। उसने कहा, ये लड़की इन लोगों को भड़का रही है, तुम जल्दी से इसे यहां से लेकर चलो और मैं देखता हूं हमें कौन रोकता है। अनन्या को पुलिस जीप में बैठा दिया गया था और धैर्य राठौर ने उसे जगह को देखते हुए कहा, अच्छा तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी है? इसका मतलब तुम गवर्नमेंट की बिजली चोरी कर रहे हो। अगर तुम यहां से नहीं गए तो तुम पर भी कई तरह के एलिगेशन लगाकर तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तभी एक लड़का बोला, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तभी धैर्य राठौर ने थोड़े गुस्से में कहा, अगर तूने भी बकवास की तो तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। तुम्हारे पास 2 दिन है इस जगह को खाली करने के लिए, उसके बाद तुम सभी के घरों को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन गांव वालों को तो अनन्या की चिंता थी। उनमें से कुछ लोगों ने कहा, तुम हमारी बेटी को कहां लेकर जा रहे हो? उसे छोड़ दो। धैर्य राठौर ने कहा, जब तुम ये गांव छोड़कर चले जाओगे तो उसे भी छोड़ दिया जाएगा। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। गांव वाले बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। अनन्या ने उनके लिए बहुत कुछ किया था और आज उनकी जमीन को उनसे छिना जा रहा था। अनन्या को पता था कि वो लोग रुद्र का ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक डर सा बैठ गया था कि कहीं रुद्र को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। उसने पुलिस वालों से कहा, सर आप मुझे ऐसी गिरफ्तार नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दीजिए। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, वहां पर तो तू बहुत लौ झाड़ रही थी। जेल की हवा खाने के बाद तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और तुझे क्या लगता है कि हम तुझे छोड़ देंगे तो तू फिर से उन लोगों को भड़काएगी। वहां से शहर 40 किलोमीटर दूर पड़ता था और अनन्या को पुलिस स्टेशन लाकर जेल में डाल दिया गया था। अनन्या उस दुनिया से बिल्कुल अलग हो गई थी और उसने अपने जीने का सहारा रुद्र को बना लिया था। लेकिन आज फिर से वो मुसीबत में फंस गई थी। वही रुद्र एक बूढ़ी औरत के पास था। उसने कहा, दादी मोम कहाँ गई है? वो तो कभी भी मुझे बिना बताए नहीं जाती। तभी दादी ने कहा, बेटा वो जल्दी ही आ जाएगी। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि सभी गांव वाले इस बात से दुखी थे कि वो लोग अनन्या को ले गए थे। शाम होने के बाद गांव के युवा लड़के लड़कियां शहर से वहां पर आ गए थे। उन्हें जब पता चला कि अनन्या को पुलिस पकड़कर ले गई है और उनको 2 दिन में ये जगह खाली करनी है तो उन्हें भी बहुत बड़ा शौक लगा था। अनन्या की वजह से ही शहर में काम करने के लायक बन पाए थे। अनन्या ने सभी को इतनी एजुकेशन तो दे ही दी थी कि वो शहर जाकर छोटा मोटा काम कर सके। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि उनकी टीचर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है तो सभी बहुत दुखी हो गए। सभी ने एकजुट होकर कहा कि अगर जैसा टीचर ने कहा था हमने वैसा नहीं किया तो सच में हमें दूसरे देश का बताकर जेल में डाल दिया जाएगा। अगर हमें अपने गांव को बचाना है तो हमें उसके लिए आवाज उठाना नहीं पड़ेगी। उन्होंने पूरी रात बैठकर प्लानिंग की और सभी बूढ़े बच्चे और नौजवान 4 बजे गांव छोड़कर निकल गए थे और छोटे बच्चों को कुछ औरतों के साथ वहीं छोड़ दिया गया था। जंगल में छिपे रहने के लिए भी उन्हें बहुत सारी जगह के बारे में पता था और वो औरतें बच्चों के साथ वहीं छपी थीं। सुबह 7 बजे सभी नौजवान अपने गांव के लोगों को लेकर हाईवे पर पहुंच गए थे और उन्होंने अपने हाथों में बड़े बड़े बोर्ड ले रखे थे जिन पर लिखा हुआ था FRA 2006 वी वांट जस्टिस। किसी ने लिखा था हमारी बेटी वापस दो। किसी ने लिखा था पुलिस सिस्टम करप्ट है और 400 से ज्यादा हाईवे पर आकर बैठ गए थे और 8 बजे तक हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया था। 30 किलोमीटर तक का हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया था। कुछ ही देर में ये न्यूज शहर की बड़ी न्यूज बन गई थी क्योंकि सभी लोग मरने को तो तैयार थे लेकिन वहां से हटने को तैयार नहीं थे। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स ने उनको जाकर समझाया लेकिन
कोई भी पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं था। थक हार कर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। उन सभी ने एक दूसरे के हाथ तक कसकर पकड़ लिए थे और ये सब लाइव दिखाया जाने लगा। बूढ़े बड़े लोगों को भी चोट आई थी और उनमें से कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं था। अब पुलिस भी थोड़ा घबरा गई थी। अब उन लोगों को लाठीचार्ज रोकना पड़ा और उन्हें थोड़ा पीछा भी हटना पड़ा, क्योंकि कुछ बच्चे तक घायल हो गए थे। उनके सामने कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं आई। अब यह खबर पूरे देश में फैल गई थी और हर न्यूज चैनल पर इसी खबर को दिखाया जाने लगा। यहां तक कि गवर्नमेंट भी इस तरह के प्रोटेस्ट से परेशान हो गई थी। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उनके पास भेजा गया कि उनकी कंडीशन क्या है और उनके इस तरह से पूरे हाईवे को जाम करने की वजह क्या है। सबसे पहले जो वजह सामने आई थी वो थी उनके गांव की बेटी, जिसे पुलिस वालों ने बिना किसी ऑफेंस के अरेस्ट कर लिया था और उनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल भी नहीं थी। गांव वालों ने कहा, हमें नहीं पता वो हमारी बेटी को लेकर कहां पर गए हैं, हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। और न्यूज पर यह खबर पूरे देश में फैल गई थी कि ट्राइबल कम्युनिटी की बेटी अनन्या को अरेस्ट किया गया है और उन्हें उन्हीं के गांव से निकाला जा रहा है। धैर्य राठौर, जो अभी सोकर ही उठा था, उसने देखा कि उसके फोन पर उसके असिस्टेंट के और कुछ गवर्नमेंट पॉलिटिशियन के बहुत सारे कॉल आए हुए थे। उसने सबसे पहले असिस्टेंट के पास फोन किया और कहा, तुमने मुझे इतने फोन क्यों किए? तभी असिस्टेंट ने घबराते हुए कहा, सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आपने आज की न्यूज नहीं देखी? ये सुनकर धैर्य ने कहा, मैं अभी सोकर उठा हूं, तुम बताओ क्या हुआ है? असिस्टेंट ने बताया कि सर, उस ट्राइबल कम्युनिटी ने सिस्टम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और इससे बड़े बड़े मिनिस्टर भी परेशान हो गए हैं। वो लोग हाईवे से उठने का नाम तक नहीं ले रहे। तभी धैर्य राठौर ने कहा, मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूं। जब उन लोगों को लाठियां पड़ेंगी तो वहां पर कोई दिखाई नहीं देगा। ये छोटी सी बात है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। असिस्टेंट ने कहा, सर, मैटर इतना छोटा नहीं है उन लोगों पर। पुलिस वालों ने हर तरह के हथकंडे अपना लिए हैं। वो सभी घायल हैं, लेकिन एक बच्चा तक उनमें से उठने को तैयार नहीं है। ये सुनकर धैर्य राठौर भी थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, मैं अभी आता हूं, और वो भी जल्दी से फ्रेश होकर घर से निकल गया। एक ब्यूटीफुल लड़की आंखें बंद करके अपने ऑफिस की चेयर पर बैठी हुई थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उस लड़की ने कॉल रिसीव की। तभी दूसरे तरफ से आवाज आई। उसने कहा, मैडम, एक अपडेट मिली है जो लेडी बॉस से रिलेटेड हो सकती है। ये सुनते ही उस लड़की की आंखें खुल गईं। उसने कहा, क्या अपडेट है? तभी उस आदमी ने कहा, मैडम, आज की न्यूज देखो। ये सुनकर उस लड़की ने जल्दी से अपने लैपटॉप में आज की न्यूज की वीडियो स्टार्ट की। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि हमें हमारी बेटी अनन्या चाहिए और ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा था। वो लड़की क्रिस्टल थी और उसके पास विक्रम जायसवाल का फोन आया था। क्रिस्टल ने उससे फोन पर कहा, ये वही है, जल्दी से मेरे वहां जाने का अरेंजमेंट करो और पता करो वो किस पुलिस स्टेशन में है। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन सिर्फ क्रिस्टल ही नहीं थी जो उस न्यूज को देख रही थी। कार्तिक आज शौर्य मेंशन में ही था। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। कार्तिक में गुस्से में कहा, कौन है जो इस वक्त मरना चाहता है? कार्तिक का बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड हो गया था। रूम के बाहर खड़े देवेश ने कहा, बॉस, एक इंपॉर्टेंट खबर मिली है। लेकिन ये सुनकर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। देवेश ने आगे कहा, सर, लगता है ये अनन्या मैडम हो सकती है। उसके बाद देवेश कार्तिक के बोलने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी रूम का दरवाजा खुला। कार्तिक की आवाज आई, अंदर आओ। देवेश अंदर गया। कार्तिक इस वक्त अपने बिस्तर पर ट्राउजर में लेटा हुआ था और उसके साइड में एक्स-ट्रे रखी हुई थी। कार्तिक के हाथ में एक सिगार थी। कार्तिक देवेश को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसके बोलने का इंतजार कर रहा हो। देवेश ने कुछ बोले बिना ही जल्दी से टीवी ऑन किया। टीवी पर वही न्यूज दिखाई जा रही थी। इस वक्त आर्मी को भी बुला लिया गया था, लेकिन वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हटने को तैयार नहीं थे। वहां पर स्टेट के बड़े मिनिस्टर भी आ चुके थे। वो इस प्रोटेस्ट की वजह पूछ रहे थे। कार्तिक ने गुस्से में कहा, मुझे ये बकवास न्यूज देखने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें उसके बारे में क्या पता चला?
लेकिन तभी उसके कानों में एक जाना पहचाना नाम पड़ा और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने सुना कि एक लड़का जो मिनिस्टर के सामने खड़ा था और उसने कहा, हमें हमारी टीचर अनन्या चाहिए, जिन्हें पुलिस ने बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिया है। और इतना ही नहीं, हमें यह भी नहीं पता कि उन्हें कहां पर ले जाया गया है और हमें हमारे फॉरेस्ट से जबरदस्ती निकाला जा रहा है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की अवहेलना करता है। गवर्नमेंट बिजनेसमैन को फॉरेस्ट की जगह लीज पर देना चाहती है, तो उन्हें ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। हम सदियों से वहां रहते आए हैं और अगर हमें हमारी जगह से ही निकाल दिया जाएगा तो हम कहां जाएंगे। उस समझदार लड़के ने थोड़ी सी देर में ही अपनी बात पूरे देश तक पहुंचा दी थी। मिनिस्टर ने कहा, वैसे तुम्हारी टीचर कौन है? तभी वो लड़का बोला, हमारी टीचर अनन्या दीदी है। उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर सभी बातों का जवाब दे सकता हूं। उन्होंने हमारे गांव में बिजली पानी की व्यवस्था करवाई, नहीं तो कोई भी पॉलिटिशियन आज तक हमारे गांव में आया तक नहीं। और कल शाम को एक पुलिस ऑफिसर बड़े बिजनेसमैन के साथ वहां पर आया था और उसने हमारी दीदी को अरेस्ट किया। उसके साथ कोई लेडी कांस्टेबल भी नहीं थी और उन्होंने कई तरह के झूठे एलिगेशन लगाने की वार्निंग भी दी। कार्तिक ने यह सब सुनते हुए जल्दी से अपना सूट पहना और उसने कहा, उसके बारे में पता लगाओ, ये वही है और मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। जब कार्तिक हॉल से होते हुए निकला तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे एक शब्द भी बोलने की। सुप्रिया ने उससे बोलना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा रूड हो गया था। वहीं अनन्या रात से भूखी थी और उसके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। उसकी तबीयत पहले की तरह तो खराब नहीं होती थी, लेकिन अब उसे रेस्ट किए काफी टाइम हो गया था और अभी तक वो रुद्र की टेंशन में सोई भी नहीं थी, जिसकी वजह से आज उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इस वक्त उसे आंखें खोलना भी भारी पड़ रहा था। तभी एक ऑफिसर घबराते हुए वहां पर आया और उसने कहा, जल्दी से इस लड़की को बाहर निकालो। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसने नहीं सोचा था कि ये मटर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। उसने हेल्प के लिए धैर्य राठौर के पास फोन किया, लेकिन धैर्य राठौर खुद परेशान था। उसे इस बात का डर था कि कहीं ये डील कैंसिल ना हो जाए। उस पुलिस ऑफिसर ने अनन्या को छोड़ने का डिसीजन लिया, लेकिन तभी उसके पास कमिश्नर की कॉल आ गई। उसने कहा, मुझे पता चला है कि उस लड़की को तुमने अरेस्ट किया है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, सर, ये सब मैंने धैर्य राठौर के कहने पर किया था। कमिश्नर ने कहा, बेवकूफ आदमी, पहले तुम्हें देखना चाहिए था कि तुम किस को अरेस्ट कर रहे हो। तुम जानते भी हो मैटर कितना ज्यादा सीरियस हो गया है और मेरे पास बार बार मिनिस्टर के फोन आ रहे हैं। मुझे ये पता लगाने में कितना टाइम लगा कि तुमने उसे लड़की को अरेस्ट किया है, इस बारे में तुम जानते भी हो। ऑफिसर ने कहा, सर, मैं उस लड़की को छोड़ रहा हूं। तभी कमिश्नर ने कहा, उस लड़की को सीधा यहां लेकर आ जाओ। तुम समझ नहीं रहे हो कि इस ट्रैफिक जाम से कितनी परेशानी हो रही है और जब तक ये लोग उस लड़की को नहीं देख लेते, ये यहां से जाने वाले नहीं हैं। पुलिस ऑफिसर ने कहा, ठीक है सर, मैं ऐसा ही करता हूं। इतनी देर में कांस्टेबल अनन्या को बाहर लेकर आ गया था। इस वक्त अनन्या खुद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी। ऑफिसर ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करोगी। अगर तुम उनसे कुछ नहीं कहती तो वो आज इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करते। अनन्या सारी बातें सुन तो रही थी, लेकिन वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। ऑफिसर ने कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो और मैं भी देखता हूं तुम कितने दिन मुझसे बचती हो। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। और फिर वो ऑफिसर अनन्या को लेकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वो ऑफिसर दूसरे रास्ते से हाईवे के करीब पहुंच गया था। जब उसने वहां का नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा रोड ट्रैफिक की वजह से जाम हो चुका था। उसने कमिश्नर से कहा, सर, मैं इस लड़की को लेकर आ गया हूं, लेकिन पूरा रोड जाम है, क्या करना चाहिए? तभी कमिश्नर ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें शॉर्टकट रास्ते का पता नहीं है? क्योंकि जहां पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है वहां शहर के पीछे से एक रास्ता आ रहा है, तुम उस रास्ते से आ जाओ। कुछ देर बाद वो ऑफिसर अनन्या को लेकर
वहां तक पहुंच गया था और उसने अनन्या को उतरने के लिए कहा, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद भी अनन्या के साथ बाहर उतर सके। अनन्या ने सबसे पहले दुपट्टे से अपना चेहरा ढका और फिर पुलिस की गाड़ी से बाहर निकली। अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे और उसके चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। लेकिन उसकी आंखें बंद हो उससे पहले वो रुद्र को देखना चाहती थी। तभी एक लड़के ने दूर से उसे पहचान लिया और कहा, देखो वो रही अनन्या टीचर। जब सभी की नजरें उस तरफ गईं, तो एक न्यूज रिपोर्टर कैमरे उसकी एक झलक को ही कैप्चर कर पाया था। इससे पहले वो जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ी और उसका गिरना भी ऐसा था जैसे कि उसके शरीर में कोई जान ही न बची हो। ये देखकर गांव के कुछ लड़के उसकी तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही देर में अनन्या की छोटी सी क्लिप वायरल हो गई थी। उसके चेहरे पर दुपट्टा ढका हुआ था और उसे ऐसे गिरते देख सभी को दुख हुआ। कार्तिक, जो कि गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, जब उसकी नजर भी उस लड़की पर पड़ी जिसने नॉर्मल सफेद सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर दुपट्टा था, तो कार्तिक की गहरी आंखें उस लड़की की आंखों पर जम गई। वो बार बार क्लिप को रिवाइंड करके देखने लगा। उस लड़की को देखकर कार्तिक का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि उसने देखा था वो लड़की किस तरह से जमीन पर निढाल होकर गिरी थी। कार्तिक ने गुस्से में कहा, ये वही है और तुम्हें कितना टाइम लगेगा एयरपोर्ट तक पहुंचने में? देवेश ने कहा, सर हमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। तभी कार्तिक बोला, मुझे पूरी डिटेल चाहिए और उस ऑफिस पर के बारे में पता लगाओ जिसने अनन्या को अरेस्ट किया था। देवेश ने कहा, सर आप श्योर है कि ये लेडी बॉस ही है? तभी कार्तिक ने कहा, मैं कब से इस धोखेबाज लड़की का इंतजार कर रहा था। मुझे पता था ये जरूर जिंदा होगी और उसे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसे 2 महीने में ही मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, वो रिपोर्ट फेंक थी। ये सुनकर देवेश को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। वो तो सोच रहा था कि अगर वो लड़की अनन्या मैडम हुई तो कार्तिक बहुत ज्यादा खुश होगा, लेकिन यहां तो उसे कुछ उल्टा ही सुनने को मिला। देवेश ने कहा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी रीजन की वजह से बच गई हो, और सर आज भी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें वही बीमारी है। देखा नहीं आपने वो कैसे गिरी थी? लगता है उनके सिर में भी चोट आई होगी। कार्तिक ने गुस्से में कहा, बस तुम वहां पर चलो और उसके बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे जवाब तो देना ही होगा। कार्तिक एयरपोर्ट पर पहुंच गया था और उससे पहले ही क्रिस्टल भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने प्राइवेट जेट से निकल गई थी। एकांश, जो दूसरे शहर में था, उसे भी ये खबर मिल गई थी और उसने भी अपनी सभी मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी। सभी वहां के लिए निकल चुके थे। वो लड़के जल्दी से अनन्या को उठाकर अपने गांव के लोगों के पास लेकर आए। तभी एक दादी ने उसके हाथ की नब्ज चेक की। उन्होंने कहा, इसमें कल से कुछ खाया पिया नहीं है और इसने आराम भी नहीं किया है। ये सुनकर सभी परेशान हो गए। वही धैर्य राठौर अपने आदमियों को लेकर फॉरेस्ट में पहुंच गया था। वो उस पूरे गांव का नामो निशान मिटा देना चाहता था, लेकिन तभी उसके पास एक मिनिस्टर का फोन आया। उसने कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद उस गांव के दौरे पर आ रहे हैं। ये सुनकर धैर्य राठौर ने अपना सिर पकड़ लिया। तभी उसके पास आकर उसके आदमियों ने कहा, बॉस इस गांव में कोई भी नहीं है, हमें क्या करना है? धैर्य राठौर ने कहा, वापस चलो, बाद में सोचते हैं क्या करना है। जब धैर्य राठौर वहां से जा रहा था तो उसके पास जारा अरोड़ा का फोन आया। उसने कहा, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम इतनी सी प्रॉब्लम को भी हैंडल नहीं कर सकते? अगर हमारा ये प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया तो तुम जानते हो ना हमें कितना बड़ा लॉस होगा। धैर्य राठौर ने कहा, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। जारा अरोड़ा ने कहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वही अनन्या की हेल्थ को लेकर सभी परेशान हो रहे थे। तभी बूढ़ी दादी ने कहा, अनन्या को लेकर चलो, मुझे जल्द से जल्द इसका इलाज करना होगा। कुछ लोग दादी के साथ जाने को तैयार हो गए, लेकिन वहां से सभी लोग अभी भी उठने को तैयार नहीं थे। कमिश्नर ने कहा, क्या अभी भी तुम्हारी कोई डिमांड है? तभी गांव के लोग गुस्से में बोले, आप हमारी डिमांड की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड पूरी कहाँ हुई है?
तभी एक नौजवान लड़का आगे आकर बोला, अभी तक आपने हमारे गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि हम यहां से उठ जाएंगे। ये सुनकर कमिश्नर चुप हो गए, लेकिन तभी वहां पर आए हुए मिनिस्टर ने कहा, तुम्हारी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया गया है। हमारे पार्टी के चीफ मिनिस्टर खुद तुम्हारे गांव के दौरे पर आ रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हें वहां से नहीं निकाला जाएगा। तभी नौजवान लड़के ने कहा, इसके बाद यहां हम दोबारा नहीं आएंगे, वो हमारा फॉरेस्ट है। अगर वहां पर किसी ने दोबारा हमें वार्निंग देने की कोशिश की तो आप लोगों में से कोई भी उसे तलाश नहीं पाएगा। हम चुप इसलिए थे क्योंकि हम शांति से अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहते थे, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं हैं कि कुछ लोगों का सामना भी ना कर सके। वो फॉरेस्ट हमारा घर है और आप लोग जानते ही होंगे कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं। इस बार ये हमारी वार्निंग है। उसके बाद वो सभी वहां से जाने लगे। उन गांव वालों की एकता और हिम्मत को देखकर सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे और सभी को उस लड़की के लिए दुख हो रहा था जो इस सिस्टम की चपेट में आ गई थी। अनन्या को गांव वाले एक टांगे में बिठाकर गांव में लाए थे, लेकिन वहां पर बाकी लोगों को आने में काफी टाइम लग गया था और जब तक वो पहुंचे अनन्या का इलाज कर दिया गया था। अब उसे थोड़ा ठीक फील हो रहा था और गांव के नौजवान लड़के छुपे हुए लोगों को बुलाने के लिए चले गए। और जब उन लोगों के साथ रुद्र वहां पर आया तो उसने देखा कि अनन्या आ चुकी है। उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसकी मॉम उसे जब भी छोड़कर जाती थी तो उसे बताकर जाती थी। अनन्या ने जब अपने सामने रुद्र को देखा तो उसे एक सुकून का एहसास हुआ और वो उसे गले से लगाकर रोने लगी। तभी रुद्र ने कहा, मोम, आपको क्या हुआ? और सॉरी, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अनन्या ने उसके छोटे छोटे गालों को पकड़ते हुए कहा, बुद्धू, तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे। अनन्या ने कहा, रुद्र, तुम खेलो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। रुद्र ने कहा, ठीक है मॉम। और उसके जाने के बाद अनन्या ने गांव वालों से पूछा, आखिर हुआ क्या था और मुझे पुलिस वालों ने कैसे छोड़ा? फिर एक लड़के ने आगे आकर उसे पूरी बात बता दी और तभी एक लड़का मोबाइल में आज की न्यूज दिखाने लगा। जब उसने वो न्यूज क्लिप देखी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। कार्तिक का प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वो जल्दी से एरोप्लेन से उतरा। वहां पर बहुत सारी गाड़ियां कार्तिक शौर्य को लेने के लिए आई थीं। देवेश ने अपने आप से ही कहा, वैसे तो ये दिखा रहे हैं कि इन्हें अनन्या भाभी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, लेकिन पिछले 6 सालों में मैंने कभी भी सुकून की नींद लेते नहीं देखा। देखते हैं जब इनका सामना अनन्या भाभी से होगा क्या, तब भी ये अपनी फीलिंग छुपा पाएंगे। कार्तिक ने चलते हुए कहा, क्या तुम अब एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? देवेश ने कहा, सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तभी कार्तिक ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, मैंने सुना है कि शर्मा फैमिली बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। ये सुनते ही देवेश एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, सर, उसके पीछे की वजह है दी रॉयल्स। कार्तिक ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और इन सब से चंद्रा फैमिली का क्या लेना देना? तभी देवेश ने उसे बताया कि चंद्रा फैमिली शर्मा फैमिली के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रही है। उन्हें कितना ही लॉस क्यों ना हो, वो उनके सभी लॉस की भरपाई कर देते हैं। ये बात कार्तिक को समझ नहीं आई। उसने कहा, आखिर चंद्रा फैमिली ऐसा क्यों कर रही है? तभी देवेश ने कहा, सर, मैंने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन ये बात जरूर है कि उनके और शर्मा फैमिली के बीच कोई गहरा रिलेशन है और हमारे आदमियों से पता चला है कि शर्मा फैमिली की बड़ी बेटी बानी भी एड रॉयल्स के पैलेस में रहने लगी है। ये सुनकर कार्तिक को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग तो कभी भी सामने नहीं आए, लेकिन अब ये किसी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और वो बेवकूफ लड़की भी चंद्रा फैमिली के पैलेस में रह रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? देवेश ने कहा, सर, शर्मा फैमिली की बेटी बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई है। उसके पीछे भी डी रॉयल्स का ही हाथ है और वो लड़की हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी, लेकिन आपके कहने पर मैंने उसे मना कर दिया। तो आपको पता है,
अगले दिन ही चंद्रा फैमिली के लॉयर हमारी कंपनी को खरीदने के लिए आ गए थे। कार्तिक ने कहा, पता करो इसके पीछे वजह क्या है, और अगर ये रॉयल्स अपनी हद में रहे तो ही उनके लिए अच्छा होगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवेश ने कहा, सर क्या आप अभी भी चाचा चाची की डेथ का जिम्मेदार अनन्या मैडम को ही मानते हो? ये सुनकर कार्तिक की आंखों में ठंडापन आ गया। उसने गुस्से में कहा, मुझे बेवजह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो अनन्या के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगा। उसने अपने आप से ही कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें चाहकर भी माफ नहीं कर सकता, और मेरे कुछ सवालों का जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अनन्या पिछली बार प्लानिंग से उसे दिल्ली मिली थी, वो भी उसी के होटल में। लेकिन जब अनन्या को गायब हुए 1 साल हो गया तो उसे ऐसा लगने लगा कि वही अनन्या के बारे में गलत था। और आज जब 6 साल बाद उसने अनन्या का नाम सुना तो वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो बस किसी भी हाल में एक बार अनन्या से मिलना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कार्तिक ने अपने आप से ही कहा, मिसेस शौर्य, तुमने मुझे जितना दर्द दिया है मैं तुम्हें उसका दुगना लौटाऊंगा। पहले तुम मेरी लाइफ में आई और फिर तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली गई। तुम्हें सभी बातों का जवाब देना होगा। देवेश के पास उसे ऑफिसर की इंफॉर्मेशन आ गई थी जिसने अनन्या को पकड़ा था, और उसे उस गांव के बारे में भी पता चल गया था। देवेश ने कहा, सर हमें कहां पर जाना है, क्योंकि उसे ऑफिसर की डिटेल भी हमें मिल गई है और हम उस विलेज के भी करीब है। तभी कार्तिक ने कहा, वहीं पर चलो। वहीं अनन्या ने जब ये सुना कि गांव वालों ने इस तरह से प्रोटेस्ट किया तो उसकी घबराहट बढ़ गई, और जैसे उसने वो क्लिप देखी तो उसे कुछ बातें याद आने लगी कि कैसे बाहर उतरने से पहले है उसने अपना चेहरा ढक लिया था। एक पल के लिए उसने चैन की सांस ली, फिर उसने अपने आप से ही कहा, वो मुझे ढूंढते हुए यहां जरूर आएगी। अनन्या ने हड़बड़ाते हुए गांव की बुजुर्ग दादी से कहा, दादी मुझे जाना होगा। दादी ने कहा, तुम कहां जाने की बात कर रही हो? अनन्या बोली, जिन लोगों को मैं अपनी लाइफ में पीछे छोड़ आई थी वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहां पर जरूर आएंगे, और काफी टाइम हो गया है, अगर मैं यहां से नहीं गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और दादी, मुझे आज भी याद है कैसे अपने मुझे और रुद्र को बचाया था, वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती। दादी ने परेशान होते हुए कहा, मेरी बच्ची वो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन अब तू हमारे परिवार का हिस्सा है, और अब तू कहां जाएगी? अनन्या ने कहा, दादी अभी मेरा जाना जरूरी है और मुझे आप लोगों के साथ बिताए ये पल हमेशा याद रहेंगे। ये सुनकर कि अनन्या वहां से जाने के लिए बोल रही है, सभी दुखी हो गए। सब उसे रोकने के लिए जिद करने लगे, लेकिन अनन्या को डर था कि कहीं क्रिस्टल यहां पर पहुंच गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब वो क्रिस्टल का सामना नहीं कर सकती थी। उसने खुद ही सब कुछ छोड़ दिया था। अनन्या ने कहा, दादी मेरे पास वक्त नहीं है, रुद्र कहां पर है, उसे भी लेकर आओ। और अनन्या जल्दी से अपनी छोटी सी झोपड़ी में गई और वहां से अपने और रुद्र के जरूरी सामान को रखने लगी। उसके साथ ज्यादा बड़ा बाग नहीं था। जब वो अपना सामान लेकर बाहर निकली तो सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। रुद्र ने मासूमियत से पूछा, मॉम हम कहां जा रहे हैं? तभी अनन्या बोली, बेटा पता नहीं, लेकिन अभी हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुद्र वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो कभी भी अपनी मॉम की बात नहीं टालता था। अनन्या सामने से बाहर जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने रुद्र को पकड़ा और पीछे के रास्ते से जाने लगी। तभी कुछ नौजवान लड़के भी उसके साथ हो लिए। उन्होंने कहा, टीचर हम आपको इस फॉरेस्ट से बाहर छोड़कर आते हैं, यहाँ पर जंगली जानवरों का बसेरा है, ये तो आप अच्छे से जानती है। वैसे तो अनन्या को वाइल्ड एनिमल्स से डर नहीं लगता था, लेकिन इस वक्त रुद्र उसके साथ था, इसलिए उसने उन लोगों को मन नहीं किया। वही क्रिस्टल जो गांव के नजदीक पहुंच गई थी, तभी उसने विक्रम से कहा, विक्रम तुम गांव की तरफ जाओ और मुझे गाड़ी दो। याद रहे मैंने तुमसे जैसा कहा है तुम्हें वैसा ही करना है, क्योंकि हमारे पास ये आखिरी मौका है। अगर वो यहां से निकल गई तो हम शायद ही लाइफ में उसे कभी ढूंढ पाएंगे। विक्रम ने कहा, ठीक है मैडम, लेकिन अगर वो पहले ही निकल चुकी है तो? तभी क्रिस्टल बोली, ये तो हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है। क्रिस्टल की बात सुनने के बाद
वो गाड़ी रोककर गाड़ी से उतर गया। क्रिस्टल ने गाड़ी ली और नेविगेशन को देखते हुए उसने एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी को टर्न कर दिया। वही विक्रम गांव की तरफ चला गया। क्रिस्टल ने अपने आप से ही कहा, कितने साल हो गए, क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? और आज मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और कुछ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद क्रिस्टल ने एक बैग उठाया और उसमें से छोटे साइज के कैमरे निकले और आगे बढ़ते हुए वो उसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पेड़ों पर फिट करने लगी। क्रिस्टल ने 3 किलोमीटर के घेरे में 100 से भी ज्यादा कैमरे फिट कर दिए। ये सभी कैमरे सेंसर लैस थे। क्रिस्टल को ये करने में काफी टाइम लग गया था, लेकिन आज वो इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकती थी। अब उसके इंतजार करने की बारी थी। उसने एक जगह गाड़ी को लगाया और फिर इंतजार करने लगी। वही विक्रम ने भी ऐसा ही किया और उसका फुटेज भी क्रिस्टल के लैपटॉप से कनेक्ट हो गया। क्रिस्टल गाड़ी में बैठी हुई अनन्या के बारे में ही सोच रही थी और उसकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर थीं। उसे आज भी वो शादी का दिन याद था, जब अनन्या को मंडप में छोड़कर कार्तिक शौर्य वहां से निकल गया था। इन 6 सालों में क्रिस्टल ने कार्तिक शौर्य का चेहरा भी नहीं देखा था। वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत कार्तिक शौर्य से करती थी। वही विक्रम ने अपना काम खत्म कर दिया था और वो सीधा गांव पहुंच गया था। अनन्या वहां से कुछ देर पहले ही रुद्र को लेकर निकली थी। जब गांव के लोगों ने इतनी सारी गाड़ियों को वहां पर देखा तो उनकी घबराहट थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन इस बार वो निहत्थे नहीं थे। उन्होंने जल्दी से अपने अपने घरों से कोई ना कोई हथियार निकाल लिया था। विक्रम गाड़ी से उतरा और उसके साथ उसके 30 से 35 आदमी भी थे। इस बार क्रिस्टल ने पूरे फॉरेस्ट के चारों तरफ नजर बनाकर रखी थी। विक्रम ने गांव वालों के सामने पहुंचकर उन्हें सबसे पहले ग्रीट किया और फिर रिस्पेक्ट के साथ उनसे अनन्या के बारे में पूछा। तभी बूढ़ी दादी ने अनन्या को आवाज लगाकर बुलाया तो वहां पर एक लड़की, जिसने वही कपड़े पहने हुए थे जो न्यूज क्लिप में वायरल हुए थे, निकालकर बाहर आई। उसे देखकर विक्रम अपसेट हो गया। उसने कहा, दादी ये तो हमारी मैडम नहीं है। दादी ने कहा, लेकिन यही हमारी अनन्या बेटी है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था। विक्रम ने कहा, मैं अपनी मैडम को अच्छे से पहचानता हूं। फिर उसने अपने साथ का एक फोटो निकालकर गांव वालों को दिखाया। उस फोटो से साफ पता लग रहा था कि विक्रम और अनन्या कितने करीब थे। उसमें एक लड़की और थी जो क्रिस्टल थी। तीनों एक दूसरे के साथ काफी खुश लग रहे थे। उस फोटो को देखकर कुछ गांव वालों के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए थे, जिन्हें विक्रम ने नोटिस कर लिया था, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे। विक्रम ने पूरी बात क्रिस्टल को बताई, लेकिन क्रिस्टल ने कुछ नोटिस किया और विक्रम से कहा, तुम अभी वहां से निकलो। वहां, और जैसा तुमने बताया, वो अनन्या ही थी। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। विक्रम ने गांव वालों को ग्रीट किया और फिर वो वहां से अपने आदमियों के साथ निकल गया। उसके जाने के बाद एक लड़का बोला, क्या अनन्या टीचर इतनी ज्यादा पैसे वाली है? दादी ने कहा, पता नहीं ये बच्ची क्या चाहती है। उसने जाने से पहले कहा था कि उसे ढूंढते हुए कुछ उसके करीबी लोग आएंगे। ये उनमें से ही था। ऐसा क्या हुआ जो उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया? वो लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे। वही क्रिस्टल की नजर छोटी से छोटी एक्टिविटी पर थी। उसने बहुत सारी गाड़ियों को गांव की तरफ जाते हुए देखा। वो सोच रही थी कि ये गाड़ियां किसकी हो सकती है, और उसने जो कैमरे लगाए हुए थे उनमें अगर कोई बर्ड भी दिखाई देता तो नोटिफिकेशन आ जाता। अभी विक्रम को वहां से गई आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि वहां पर बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां आ गईं। गांव वाले सोच रहे थे कि अब कौन आया होगा, और अनन्या ने सही कहा था कि लोग उसे ढूंढते हुए वहां पर आएंगे। बीच वाली गाड़ी से कार्तिक फुर्ती से निकला। उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। कार्तिक ने देवेश को नजरों से इशारा किया, तभी देवेश आगे बढ़ा। अभी गांव वाले बाहर बैठकर ही एक दूसरे से अनन्या के बारे में बातें कर रहे थे कि इतनी गाड़ियों को देखकर वो फिर से खड़े हो गए, और देवेश ने उनके पास जाकर उन्हें विक्रम की तरह ही रिस्पेक्ट देते हुए पूछा, आप लोगों के साथ एक अनन्या नाम की लड़की रहती है, क्या आप उसे बुला सकते हैं? दादी ने फिर वैसा ही किया और उसी लड़की को बुलाया। उसे देखकर देवेश ने कहा, तो क्या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी?
वो लड़की बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी जैसा कि वीडियो में देवेश ने देखा था, लेकिन उसे देखकर कार्तिक की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। देवेश ने कार्तिक के पास जाकर कहा, बॉस, हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। लेकिन कार्तिक ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और खुद आगे बढ़ गया। उसने गुस्से में गांव वालों से कहा, मुझे अनन्या चाहिए और तुम सभी की भलाई इसी में है कि उसे मुझे लौटा दो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। गांव वालों को उसका रूट बिहेवियर पसंद नहीं आया। इस वजह से कुछ नौजवान भी गुस्से में आ गए, लेकिन कार्तिक के 700 के आसपास लोग आए थे, जिन्होंने चारों तरफ से उन गांव वालों को घेरा हुआ था। बूढ़ी दादी ने सभी को इशारा किया कि वो कोई भी गलत कदम न उठाए और फिर कार्तिक के सामने जाकर बोली, तुम कौन हो और तुम क्या जानना चाहते हो? कार्तिक ने कहा, आप मेरी दादी की उम्र की है, इसलिए मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। मुझे वो लड़की चाहिए जो वीडियो में थी। दादी ने कहा, वो लड़की तुम्हारे सामने ही तो है। इस पर कार्तिक ने तंज भरी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, ये और अनन्या, क्या आप लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है? इसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं है और उसकी गर्दन पर एक छोटा सा तिल था जो उसकी निशानी थी। उसके बाल इतने छोटे नहीं थे जितने इस लड़की के थे और वो कभी भी ऐसे नेल्स बढ़ाकर नहीं रखती थी जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा था। और वो देखने में इतनी स्ट्रांग नहीं लगती जैसी आपकी ये फेक अनन्या लग रही है। उसे देखकर लगता है जैसे कि उससे मासूम और इनोसेंट दुनिया में कोई हो ही ना, और आप लोग कह रहे हो कि ये अनन्या है। उसके चलने का तरीका बिल्कुल अलग है। अनन्या के बारे में इतनी बातें सुनकर गांव वाले और देवेश खुद हैरान था। बूढ़ी दादी ने कहा, तुम कौन हो? तभी कार्तिक बोला, मैं अनन्या का हस्बैंड हूं। ये सुनते ही सभी की आंखों में नाराजगी दिखाई देने लगी। बूढ़ी दादी ने गुस्से में कहा, तुम जो भी हो, यहाँ कोई अनन्या नहीं है और यही वो लड़की थी जो तुम लोगों ने न्यूज में देखी थी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कार्तिक गुस्से में बोला, अगर आपने नहीं बताया कि अनन्या कहाँ है तो आप लोगों के लिए बहुत बुरा होगा और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे छोटे मोटे प्रोटेस्ट तुम्हें बचा पाएंगे। उसकी आवाज को सुनकर एक बार के लिए सभी घबरा गए थे। कार्तिक को गुस्से में देखकर बूढ़ी दादी बोली, मैं इस गांव की बुजुर्ग हूं और तुम्हें देखकर मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा, बल्कि तुम पर तरस आ रहा है और तुम अच्छे से समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूं। कार्तिक ने गुस्से में कहा, आप ज्यादा बोल रही हैं, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। तभी बूढ़ी दादी ने कहा, अभी भी वक्त है, तुम सोचो तुमने क्या गलती की थी। कार्तिक ने कहा, मुझे समझाने की जगह आप उसे समझाती तो ज्यादा अच्छा रहता। कार्तिक की बात सुनकर दादी थोड़ा हंसते हुए बोली, समझदारों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत उनको पड़ती है जिनकी आंखों पर धोखे की पट्टी बंधी हुई है। और तुमने जो भी बताया उससे मुझे समझ तो बहुत कुछ आया है, लेकिन तुम अपने आप से कब तक भागते रहोगे? जिस लड़की की तुम्हें छोटी से छोटी चीजों के बारे में पता है, तो इसका मतलब यही है कि या तो तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो या फिर बहुत ज्यादा नफरत। ये सुनकर कार्तिक ने गुस्से में कहा, मैं उससे नफरत करता हूं और देखना, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। और मुझे ये भी पता चल गया है कि आप उसके बारे में सब कुछ जानती हो और उसके बारे में कुछ भी बताने वाली नहीं हो। कार्तिक ने अपने आदमियों से कहा, एक जगह को देखो और आसपास की सभी जगह को छान मारो, अनन्या यहीं कहीं होगी। ये देखकर बूढ़ी दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने आप से ही कहा, ये शहरी बाबू जब अपनी पत्नी के पीछे इतना पागल है तो इसने उसे छोड़ा क्यों? सभी लोग अनन्या की तलाश में लग गए। उन आदमियों को ऐसा करते देखकर गांव के लोग गुस्सा दिखाने लगे, लेकिन बूढ़ी दादी की वजह से उन्होंने उन आदमियों को नहीं रोका। जब पूरे गांव में उन्हें कोई नहीं मिला तो कार्तिक ने कहा कि उसे फॉरेस्ट में ढूंढना शुरू करो, और ये आर्डर मिलते ही सभी आदमी चारों तरफ फॉरेस्ट में फैल गए और आगे बढ़ने लगे। अनन्या रुद्र का हाथ पकड़कर गांव के लोगों के साथ फॉरेस्ट में आगे बढ़ रही थी। एक लड़के ने चलते हुए कहा, टीचर, क्या आप कभी नहीं आएंगी? ये सुनकर अनन्या को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। फिर भी उसने कहा, अभी तो यहां से मेरा जाना ही ठीक है,
और जब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। एक और लड़की ने कहा, टीचर, कौन लोग हैं जिनकी वजह से आपको ये गांव छोड़ना पड़ रहा है? क्या उनसे आपको खतरा है? ये सुनकर अनन्या हंस पड़ी और उसने कहा, मुझे किसी से भी कोई खतरा नहीं है, बस मैं अपनों से सामना करने में डरती हूँ और मुझे पूरा यकीन है वो लोग मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। ऐसे ही बात करते हुए अनन्या आगे बढ़ रही थी। तभी एक नौजवान ने कहा, आधा किलोमीटर आगे कच्चा रास्ता है, वहां से आप इस जंगल से बाहर निकल जाएंगी। क्रिस्टल, जिसकी नजरें कैमरे पर थी और उसे वहां पर 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन उसने अपनी नजर लैपटॉप पर बनाए रखी थी। तभी उसे कुछ मोशन सेंसर कैमरे से हलचल सी महसूस हुई और कुछ कैमरे उसी तरफ घूम गए। क्रिस्टल ने देखा कि एक लड़की 5 से 7 लड़कों के साथ फॉरेस्ट से बाहर की तरफ जा रही है और ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने आप से ही कहा, मैंने बोला था ना, आज तुम मुझसे बच नहीं सकती। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर गई जिसका हाथ उस लड़की ने पकड़ रखा था। उस बच्चों को देखकर क्रिस्टल को थोड़ी हैरानी हुई। उसने अपने आप से कहा, ये बच्चा कौन है? इसका जवाब तो अनन्या ही दे सकती है। कहीं ये अनन्या और उसका बच्चा तो नहीं? ये सोचते हुए क्रिस्टल ने उन कैमरों की लोकेशन चेक की और फिर गाड़ी को उस तरफ दौड़ा दिया। अनन्या और गांव वाले जो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई दी और वो जल्दी से एक बड़े से पेड़ की आड़ में छुप गए। एक लड़के ने कहा, ये कच्चा रास्ता है, यहां पर से कोई गुजर रहा होगा। उनकी हैरानी जब बढ़ गई तब एक लग्जरियस कार वहां पर आकर रुकी। अनन्या सोच रही थी, ये कौन है और यहां पर आकर क्यों रुका है? उसे अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट हो रही थी। क्रिस्टल गाड़ी से उतरी और चिल्लाते हुए बोली, कब तक मुझसे भागती रहोगी? पूरे 6 साल हो गए, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी से एक पिस्तौल निकाली और अपने सिर पर लगाते हुए कहा, अगर अब भी तुम मेरे सामने नहीं आई तो आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगी। मैंने तुम्हारा इतने दिनों तक इसी उम्मीद में इंतजार किया कि तुम एक ना एक दिन तो मेरे पास आओगी ही, लेकिन तुम नहीं आई और तुम अब भी मुझसे छुप रही हो। अनन्या ने जब वो आवाज सुनी तो उसके आंसू बहने लगे। वो उस आवाज को अच्छे से जानती थी। रुद्र ने कहा, मोम, आपको क्या हुआ? और ये आंटी कौन है जो आपको बुला रही है? क्या आपको उनसे खतरा है? तभी क्रिस्टल की आवाज सुनाई दी, मैं 3 तक गिनूंगी, उसके बाद तुम्हें पछतावा होगा मुझसे छुपने का। इतना कहकर उसने गिनती शुरू कर दी। अनन्या उसके पागलपन को अच्छे से जानती थी। जैसे ही क्रिस्टल ने 2 बोला तो अनन्या जल्दी से निकलकर बाहर आई। उसने देखा कि क्रिस्टल ने अपने सिर पर पिस्टल लगा रखी है और उसकी उंगली पिस्टल के ट्रिगर पर है। ये देखकर अनन्या ने चिल्लाकर कहा, ये तू क्या कर रही है? जैसे ही क्रिस्टल ने जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसकी नजर अनन्या के चेहरे पर ठहर गई। आज भी वही चेहरा, वही मासूमियत और उसकी आंखों में क्रिस्टल के लिए उतना ही प्यार। क्रिस्टल ने जब उसे देखा तो उसके हाथ से पिस्टल छूट गई और आंखों से आंसू बहने लगे। वो कदम बढ़ाते हुए अनन्या की तरफ जाने लगी। जब वो अनन्या के सामने पहुंची और उसने नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुमने आखिर दिखाई दिया कि मैं तुम्हारे लिए पराई हूं। अनन्या ने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और उसे कसकर गले से लगा लिया। क्रिस्टल की नाराजगी एक पल में ही गायब हो गई। उसे भी ये एहसास कितने सालों बाद हुआ था। वो इस एहसास के लिए कब से तड़प रही थी। उसने भी अनन्या को एक हाथ से कसकर गले से लगा लिया और रोने लगी। उन दोनों को ऐसे देखकर रुद्र और बाकी सभी हैरान थे। रुद्र ने आगे बढ़कर कहा, मोम, आप फिर से रोने लगी। इतनी प्यारी आवाज सुनकर क्रिस्टल का ध्यान उस तरफ गया। क्रिस्टल ने उसे देखा। उसकी छोटी छोटी आंखें बिल्कुल उस आदमी के जैसी थीं। वही नैन नक्श, वही चेहरा। उसको अपने सामने देखकर क्रिस्टल शॉक्ड हो गई। उसने अनन्या से कहा, यह बच्चा तुम्हारा और उसका है? यह सुनकर अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। क्रिस्टल ने कहा, इसका नाम क्या है? तभी अनन्या बोली, इसका नाम रुद्र है। क्रिस्टल को उससे बहुत कुछ पूछना था, लेकिन रुद्र को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने रुद्र को अपने एक हाथ से बाहों में उठाया और कसकर जकड़ लिया। रुद्र ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, अरे आंटी, मुझे छोड़ो, क्या यही मारने का इरादा है? मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे कि मेरी सांस रुक जाएगी। उसकी प्यारी आवाज सुनकर क्रिस्टल के आंसू भी रुकना बंद हो गए थे। उसने कहा, अच्छा, मेरे गले लगाने से तेरी सांसें रुक रही है। ये उसका रिवेंज है जो तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ किया था। पिछले 6 सालों से मेरी भी सांसें रुकी हुई थी। तभी रुद्र ने कहा, आंटी, इस छोटी सी जान की सांसें रोकने से आपको क्या मिलेगा? उसकी प्यारी बातें सुनकर क्रिस्टल ने कहा, अनन्या, तू तो बिल्कुल चुप रहती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। अनन्या बोली, ये ऐसा ही है। फिर क्रिस्टल ने उससे कहा, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी जब तुम मुझे एक किस दोगे। तभी रुद्र ने कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, मैं तो तुम्हें वैसे ही किस दे देता। इसके लिए मुझे कितना परेशान करने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर क्रिस्टल की आंखें बड़ी हो गईं। क्रिस्टल ने कहा, ये क्या है? अनन्या ने जब उसको इतना हैरान देखा तो उसने कहा, तुम्हें अभी इसके बारे में पता ही क्या है, इसीलिए तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। इतनी देर में ही रुद्र ने क्रिस्टल के गाल पर एक किस कर दिया। क्रिस्टल को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ मिल गई हों। अनन्या ने कहा, रुद्र, ये तुम्हारी मौसी है। तभी क्रिस्टल बोली, तुम इसकी क्या हो? अनन्या ने कहा, मैं तो इसकी मॉम हूं। तभी क्रिस्टल बोली, तुम मुझे भी ये मॉम ही बोलेगा? ये सुनकर अनन्या ने हैरानी में कहा, तुम पागल हो। तभी क्रिस्टल बोली, तुम कुछ भी बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम तो मुझे कभी भी धोखा दे सकती हो, कम से कम ये तो मेरे लिए लॉयल रहेगा। रुद्र, तुम मुझे मम्मा बोलोगे ना? उस लड़की की बातें सुनकर गांव वाले भी हैरान थे, लेकिन रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अनन्या की तरफ देखने लगा। अनन्या ने कहा, रुद्र, ये बहुत जिद्दी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही। तुम इसे मॉम बोल सकते हो। रुद्र ने कहा, क्या मेरी दो मॉम हैं? ऐसा थोड़ी होता है। तभी क्रिस्टल ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम मुझे छोटी मॉम तो बोल ही सकते हो। रुद्र इस बात पर एग्री हो गया। उसने कहा, ठीक है लिटिल मॉम। ये सुनकर क्रिस्टल की हंसी छूट पड़ी। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी। अनन्या ने कहा, क्रिस्टल, मुझे अभी जाना होगा, मैं वापस नहीं आ सकती। ये सुनकर क्रिस्टल का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? और अगर तुम्हें जाना ही है तो मुझे रोका क्यों? एक बार तो किस्मत ने मुझे बचा लिया था, लेकिन अब तुमने जाने की बात की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वैसे तो अनन्या को पता था कि क्रिस्टल उससे कितना प्यार करती है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि क्रिस्टल उसके लिए किस हद तक पागल है। लेकिन तभी उसका ध्यान क्रिस्टल के एक हाथ पर गया। उसने कहा, तुम्हें किस्मत ने बचा लिया, इसका क्या मतलब है? और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये सुनकर क्रिस्टल ने कहा, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो एक बार ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं। अनन्या ने कहा, तू कैसी बातें कर रही है? मुझे बता, तेरे हाथ को क्या हुआ है? उसने जल्दी से क्रिस्टल का एक हाथ पकड़ा जो बिल्कुल ठंडा था, और ये देखकर अनन्या को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, तूने बताया नहीं कि क्या हुआ? क्रिस्टल ने कहा, अभी तो सिर्फ एक हाथ गया है, लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर गई तो क्रिस्टल ही इस दुनिया में नहीं रहेगी। अनन्या तो उसके हाथ को ही हिलाकर देख रही थी। अनन्या ने कहा, तू पागल है, तूने ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? क्रिस्टल ने कहा, ये तू पूछ रही है? अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, देख, तू पागलों वाली बातें मत कर। मुझे बात हुआ क्या है? क्रिस्टल ने कहा, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो ही मैं तुझे बताऊंगी, नहीं तो भूल जा कि मैं तुझे कुछ बताने वाली हूं। और अगर तुम मुझे छोड़कर जाना ही चाहती है तो जा सकती है। अनन्या ने रोते हुए, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाती, लेकिन इस दुनिया में मेरे करीबी लोगों को मुझसे सिर्फ दुखी पहुंचा था, इसलिए मैं किसी के लिए और परेशानी नहीं खड़ा कर सकती थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। क्रिस्टल ने कहा, और तुम्हारे जाने से जो उन लोगों को जो दुख हुआ, उसका क्या तुम्हें पता भी है कि मामा, मामी, नाना जी सभी तुम्हारी वजह से कितना दुखी हुए थे? और सबसे ज्यादा दुख विनीत भाई को हुआ था, क्योंकि वो तुमसे मिल नहीं पाया था। उसे आज भी रिग्रेट है कि क्यों वो तुमसे मिलने नहीं आ पाया। और नाना जी को तो एक बार दिल का दौरा भी आ चुका है। ये सब सुनकर अनन्या वहीं घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। अनन्या ने कहा,
मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे तो लगा था कि अभी उनसे मिले कुछ ही दिन हुए हैं और वो लोग मुझे भूल जाएंगे। क्रिस्टल ने कहा, वो लोग तुम्हें भूलने का ही दिखावा करते हैं, लेकिन आज भी तुम्हें कोई भूल नहीं पाया, और जिसकी वजह से ये सब हुआ उससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। देखना, एक दिन मैं उस कार्तिक शौर्य को जान से मार डालूंगी। अनन्या ने कहा, ऐसा नहीं बोलते। अनन्या ने अपने साथ आए लोगों से कहा, अब तुम जा सकते हो और बूढ़ी दादी को बता देना मैं बिल्कुल ठीक हूं। अनन्या की बात सुनकर उन्होंने कहा, टीचर अपना ध्यान रखना। और फिर वो लोग वहां से जाने लगे। उनके जाने के बाद अनन्या ने कहा, क्रिस्टल, अब इतना सब होने के बाद मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर क्रिस्टल ने कहा, अगर अब तुमने फिर से ये बकवास बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनन्या ने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जा रही, मैं अपनी लैब में रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें रुद्र को सेफ रखना होगा। पहले मुझे इस बात से डर नहीं लगता था कि मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, लेकिन इस बार मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने रुद्र को देखा जो उसकी बातों को ही सुन रहा था। उसने रुद्र से कहा, बेटा, तुमको अपनी लिटिल मॉम के साथ ही रहना होगा और मैं भी तुमसे मिलती रहूंगी। बस कुछ टाइम की बात है। रुद्र की आंखें नम हो गई थीं और क्रिस्टल भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। रुद्र ने कहा, ओके मॉम, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। उसके बाद अनन्या ने कहा, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, और रुद्र आगे बढ़ा और उस गाड़ी के पास पहुंच गया। क्रिस्टल ने कार का डोर ओपन किया और रुद्र उसमें बैठ गया। रुद्र के बैठने के बाद क्रिस्टल ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी अनन्या बोली, अब मैं दोबारा किसी को दुखी नहीं कर सकती। अच्छा यही है कि मैं उनसे ना मिलूं। और जब मुझे पुलिस पकड़कर ले गई थी तो मुझे इतना डर लगा था जितना मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन तुम्हें देखकर आज ऐसा लगा कि अभी भी कोई है जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकती हूं। तुम हमेशा रुद्र का ध्यान रखना। क्रिस्टल ने कहा, क्या तुम अभी भी मेरे साथ नहीं चलोगी? अनन्या ने कहा, मैं आऊंगी और तू लैब में मुझसे मिलने आ सकती है, बस मैं तेरे साथ घर नहीं चल सकती। क्रिस्टल ने कहा, उन लोगों ने रुद्र के बारे में पूछा तो मैं क्या बोलूंगी?